हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमारी जो रिवीजन सीरीज़ ये चल रही है इसमें आरसीसी हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी कवर कर रखा है, जिसमें बीम डिज़ाइनिंग, एलएसएम से और उसके बाद स्लैब, कॉलम, शियर डिज़ाइनिंग, फ्लैंज सेक्शन, ये सब चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। आज इस आरसीसी रिवीजन सीरीज का पार्ट 4 है। एसएससी जेईई 2025 के लिए हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फुटिंग डिज़ाइनिंग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फुटिंग डिज़ाइनिंग। फुटिंग डिज़ाइनिंग क्या होता है? किसी भी स्ट्रक्चर का लोअर मोस्ट पोर्शन में होता है, और जो कि क्या करता है, जो सुपर स्ट्रक्चर होते हैं, सब स्ट्रक्चर के ऊपर वाला पार्ट, उसका जितना भी लोड होता है वो क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं सॉइल पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ सेकंड पॉइंट में लिखा है, फुटिंग डिस्ट्रीब्यूट द लोड टू सॉइल इन सच अ वे दैट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज़ नॉट एक्सीड द एक्सेसिव सेटलमेंट। मीन्स जो भी एक्सेसिव सेटलमेंट है उससे लोड कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे एक्सीड नहीं करती है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर क्या होता है? जो ग्राउंड लेवल के नीचे का जो पार्ट होता है उसे हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। सुपर स्ट्रक्चर जो ग्राउंड लेवल के ऊपर का पार्ट होता है उसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। फिगर में भी आप देख सकते हैं, जैसे ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर जो भी हम चीज़ें बनाते हैं वो हमारा सब स्ट्रक्चर में आता है, और इससे जो नीचे होता है ग्राउंड लेवल से उसे हम सब स्ट्रक्चर के बारे में कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? रीजन्स आपको पता होने चाहिए कि फाउंडेशन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला क्या है, जो भी सुपर स्ट्रक्चर का वेट है उसको लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं। दूसरा पॉइंट है अनइक्वल सेटलमेंट ना हो, मींस एक पार्ट सेटल कर गया, एक पार्ट सेटल नहीं किया, ये होता है अनइक्वल सेटलमेंट। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? प्रिवेंट द लैटरल मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। कोई भी लैटरल मूवमेंट नहीं होता है स्ट्रक्चर का, और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी बनी रहती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फुटिंग को किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले फुटिंग यहाँ पे आ जाता है सैलो फुटिंग, एक होता है डीप फुटिंग। सैलो फुटिंग का मतलब जिसमें जो विड्थ होती है वो डेप्थ से ज़्यादा होती है, उसे हम सैलो फुटिंग कह देते हैं। या फिर D/B का रेशियो कितना हो जाएगा? <<1 हो जाएगा, ठीक है। ये होती है सैलो फुटिंग। डीप फुटिंग क्या होती है? जिसमें B जो होता है वो <D होता है, मतलब विड्थ आपकी डेप्थ से कम होती है, या D/B का रेशियो जो होता है 4 और 5 से ज़्यादा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डीप फुटिंग्स कहते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन और भी आता है फुटिंग का, जैसे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग होता है, कंबाइंड फुटिंग होता है। ये सैलो फुटिंग के टाइप्स हैं। आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्टिफ फुटिंग, या फिर कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं, राफ्ट, या फिर मैट फुटिंग या फ्लोटिंग फुटिंग, ये चीज़ें हो गई। डीप फुटिंग के टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो पाइल फाउंडेशन एंड पियर फाउंडेशन। अब जो आइसोलेटेड फुटिंग होता है उसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे वो स्क्वायर शेप का हो सकता है, रेक्टेंगल, सर्कुलर, स्लोप्ड या स्टेप्ड भी हो सकते हैं। इनकी डिफिनीशंस अगर आप देखना चाहें, जैसे आइसोलेटेड फुटिंग जो होती है उसका मतलब ये होता है कि एक आपका क्या होगा, फुटिंग होगा और उसके ऊपर एक ही कॉलम होगा, तो उसे हम आइसोलेटेड फुटिंग कहेंगे। कंबाइंड फुटिंग क्या होता है? कंबाइंड फुटिंग की यहाँ डिफिनीशन दे रखी है, तो एक्चुअली एग्जाम्स में MCQ में पूछी जाती है। वो डिफिनीशन यहाँ पे देखिए क्या लिखी हुई है कि व्हेन द एरिया इज़ लिमिटेड एंड द कंस्ट्रक्शन इज़ टू बी डन नियर द बाउंड्री लाइन ऑफ द बिल्डिंग। जो बिल्डिंग की जो बाउंड्री लाइन है उसके नियर अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है और एरिया अगर आपका लिमिटेड है तो आप क्या करेंगे? कंबाइंड फुटिंग को यहाँ पे प्रेफर करेंगे। दूसरा यहाँ पे डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द टू कॉलम आर क्लोजली स्पेस्ड दैट दियर इंडिविजुअल फुटिंग वुड ओवरलैप। अगर क्या है, दो फाउंडेशन ऐसे हैं या दो फुटिंग ऐसी है, दो कॉलम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, अगर उनका हम अलग अलग फुटिंग देंगे तो उतनी हमारे पास जगह नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं? कंबाइंड फुटिंग दे देते हैं। तो ये दो पॉइंट जो है अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कंबाइंड फुटिंग से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्टिफ फुटिंग या फिर कंटिन्यूअस फुटिंग कहते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या पूछी जाती है? प्रोवाइडेड व्हेन रोज ऑफ कॉलम विच आर सो क्लोजली स्पेस्ड, मतलब कई सारे लाइन से कॉलम लगे हुए हैं, अगर ऐसी टाइप की फुटिंग अगर आपको बनानी है या फिर होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टिफ फुटिंग कहते हैं। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन क्या होता है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में MCQ में।
या फिर कह सकते हैं अलोंग लाइन लोड लगाते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम पे अलोंग लाइन एक लाइन की फॉर्म में लोड लगा है तब भी हम उसे स्टिफ फुटिंग कह देंगे। एकदम इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं रेड कलर में, ये सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। राफ्ट एंड मैट फाउंडेशन जो फुटिंग होता है उसका अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रिफर्ड व्हेन रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फुटिंग इज ग्रेटर देन द 50% और 1/2 ऑफ द टोटल एरिया। टोटल एरिया या फिर हम क्या कह सकते हैं, जो रिक्वायर्ड एरिया फुटिंग का है अगर 50% से ज़्यादा हो जाता है, फुटिंग का एरिया जितना हमको चाहिए कि मान लो इतने में हमें फुटिंग लगाना है इसका 50%, अगर इससे ज़्यादा एरिया में फुटिंग लगाना है 50% से ज़्यादा एरिया में, तो हमको राफ्ट या मैट फाउंडेशन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट है ये सब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उसी से हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रैप फुटिंग होता है, उसके रिगार्डिंग क्या डेफिनेशन है कि इफ़ आरसीसी फुटिंग इज़ नॉट एक्सटेंडेड इन द प्लॉट ऑफ द नेबरिंग हाउस, मीन्स जो आपके पड़ोस में जो घर है उसके प्लॉट में अगर आपको आरसीसी फुटिंग अपना एक्सटेंड नहीं करवाना चाहते हो तो उस केस में क्या करते हैं, हम स्ट्रैप फुटिंग का यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक 2 पॉइंट और लिखे हुए हैं कि अगर इक्वल लोडिंग होती है तो उस केस में रेक्टेंगुलर फुटिंग होता है, और अनइक्वल लोडिंग के केस में हम ट्रेपेजॉइडल फुटिंग को यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग हमने बता दिया कि क्या होगा, इंडिविजुअल उसका फुटिंग होगा, उसके ऊपर एक क्या होगा, कॉलम होगा, ये क्या होता है, आइसोलेटेड फुटिंग होता है। कंबाइंड में क्या होगा, फुटिंग सिंगल होगा, उसके ऊपर 2 कॉलम होंगे, ये कंबाइंड फुटिंग हो गया। नेक्स्ट स्ट्रिप फुटिंग में क्या होता है, एक स्ट्रिप से क्या करते हैं, दोनों को यहाँ पे हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। राफ्ट एंड मैट फाउंडेशन में 50% से अगर ज़्यादा एरिया में फुटिंग प्रोवाइड करना है तो हम राफ्ट या मैट फाउंडेशन यूज़ करते हैं। ये तब यूज़ किया जाता है जब जो बियरिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की वो थोड़ी सी लूज़ होती है, या फिर सॉइल हमारी क्या होती है, इतना ज़्यादा उसके अंदर ताकत नहीं होती, तो हम मैट फाउंडेशन प्रेफर करते हैं। उसके बाद IS कोडल यहाँ पे प्रोविजंस आ जाते हैं। नॉमिनल कवर का क्या प्रोविज़न है, फुटिंग में नॉमिनल कवर हम 50 लेते हैं, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन के बेसिस पे जो नॉमिनल कवर होता है वो 20, 25, 40, 50 होता है, 20 स्लैब का, 25 बीम का, 40 कॉलम का और फुटिंग का 50 mm। तो यहीं पे नॉमिनल कवर फुटिंग का कितना, 50 mm हो गया। मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट क्या है, सेम ऑफ द स्लैब लिखा हुआ है, मीन्स जैसा हमने स्लैब में पढ़ रखा था कि माइल्ड स्टील के 250 के केस में क्या होता है, 0.15% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, वही यहाँ पे स्लैब में जो क्राइटेरिया था वही क्राइटेरिया फुटिंग में भी फॉलो होता है। ठीक है, नेक्स्ट तो ये मिनिमम होगा जब हम FE 250 यूज़ करेंगे। अब मिनिमम AST कितना होगा जब हम 415 या 500 स्टील यूज़ करते हैं, HYSD यूज़ करते हैं, उस केस में 0.12%, मीन्स एकदम जो स्लैब में हमने पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद आता है रैंकाइन फार्मूला। रैंकाइन फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज़ पूछ लिया जाता है, या इस पर छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ लिए जाएंगे कि डेप्थ ऑफ फुटिंग हमें निकालना होता है। रैंकाइन फार्मूला में क्या होता है, एक तो होता है सॉइल प्रेशर डिवाइड बाई यूनिट वेट, ब्रैकेट में 1 - sin phi डिवाइड बाई 1 + sin phi द होल स्क्वायर। क्या होता है, डेप्थ ऑफ फुटिंग बराबर सॉइल प्रेशर डिवाइड बाई यूनिट वेट, ब्रैकेट में 1 - sin phi अपन 1 + sin phi द स्क्वायर। ठीक है, क्यू क्या है, सॉइल प्रेशर है, वाई क्या है, ये यूनिट वेट होता है सॉइल का, उसके बाद फाई क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज होता है। यहाँ पे देखिए मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग कितना हम मान के चलते हैं, 500 mm हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग मानते हैं। प्रेशर जो होता है वो लीनियर हम कंसिडर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर का, और डिज़ाइनिंग में क्या करते हैं हम, जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है फुटिंग में वो लीनियर कंसिडर करते हैं। उसके बाद आता है एज फुटिंग। ये जितने भी क्राइटेरिया हैं यही एज इट इज़ पूछे जाते हैं, ज़्यादातर फुटिंग में क्राइटेरिया ही पूछे जाते हैं, कोई डिज़ाइनिंग यहाँ पर नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो एज थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये जो एज थिकनेस है फुटिंग की वो कितनी होनी चाहिए। तो अगर फुटिंग जो है कहाँ पे, सॉइल पे रेस्ट कर रही है, मीन्स सॉइल पे अगर फुटिंग को हमने रखा हुआ है तो उस केस में एज थिकनेस जो होनी चाहिए वो 150 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अगर फुटिंग हमारी ओवर द पाइल के ऊपर अगर रेस्ट कर रही है तो उस केस में एज थिकनेस 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखा है नॉमिनल क्लियर कवर का फिर एक क्राइटेरिया आ जाता है कि एट बॉटम और एट टॉप एंड साइड। बॉटम का मतलब क्या है, जब सॉइल जिसे ये फुटिंग है ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी फुटिंग हो गई। फुटिंग के जो नीचे वाला पार्ट है ये बॉटम वाला पार्ट, इसमें अगर क्लियर कवर की बात करेंगे तो अगर फुटिंग हमारी सॉइल पे रेस्ट कर रही है तो बॉटम में जो क्लियर कवर होगा वो 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यही चीज़ कहाँ पे रेस्ट कर रही है, पाइल पे, तो उस केस में क्लियर कवर कितना, 50 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे टॉप एंड टच साइड सी। अब टॉप का मतलब क्या है, ये जो है इसके टॉप पे कितना कवर होना चाहिए, इसके साइड में कितना कवर होना चाहिए, वो हम बात करते हैं।
तो टॉप और साइड के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, 75 mm लिया जाता है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जब सॉइल के कांटेक्ट में होगा तो कवर हम बढ़ा के चलेंगे, और अगर पाइल पे होगा तो कवर कम करेंगे। जैसे नीचे वाला पार्ट है ये अगर सॉइल पे होगा तो 75 ले लेंगे, और अगर ये किस पे होगा, पाइल पे होगा तो 50 ले लेंगे। लेकिन जो साइड वाला पोर्शन है या टॉप वाला पोर्शन, ये हमेशा सॉइल के कांटेक्ट में रहता है, इसलिए इस यहाँ पे टॉप एंड साइड में हमेशा हम 75 mm से कम कवर लेके नहीं चलते, 75 लेके चलते हैं। उसके बाद आता है थिकनेस ऑफ द फुटिंग। थिकनेस ऑफ द जो फुटिंग है वो इन तीनों का मैक्सिमम वैल्यू को कंसिडर करते हैं। पहला बेंडिंग मोमेंट, वन वे शेयर, टू वे शेयर जिसे हम पंचिंग शेयर कहते हैं, इन तीनों का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो उसे हम क्या कहेंगे, थिकनेस ऑफ द फुटिंग कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है क्रिटिकल सेक्शन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि देख लीजिए कितने ज़्यादा स्टार लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा है बेंडिंग मोमेंट केस। फॉर बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होता है कि अगर फुटिंग जो है वो कंक्रीट पे सपोर्टेड है, कहाँ पे, कंक्रीट पे अगर सपोर्टेड होती है फुटिंग, तो उस केस में जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो हम फुटिंग के फेस पे ले लेते हैं। फुटिंग अगर कंक्रीट पे सपोर्टेड है तो क्रिटिकल सेक्शन हम फेस पे ले लेते हैं। फुटिंग अगर मैसनरी पे सपोर्टेड है, कोई मैसनरी है उस पर सपोर्टेड है, तो उस केस में जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है वो फुटिंग के आधे के आधे पे ले लेते हैं। क्या लेते हैं, क्रिटिकल सेक्शन इज़ एट हाफ ऑफ द मिड सेक्शन। मिड सेक्शन जो है उसके भी आधे पे हम लोग क्रिटिकल सेक्शन ले लेते हैं अगर फुटिंग मैसनरी पे सपोर्टेड है। अगर फुटिंग हमारा गसेटेड प्लेट पे सपोर्टेड होता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो ये हमारा फेस है और जो गसेट प्लेट का जो एज है इसके बीच में हम लोग क्रिटिकल सेक्शन को मान के चलते हैं। यहाँ पे लिखा है क्रिटिकल सेक्शन इज एट मिड बिटवीन द फेस एंड द एज ऑफ द गसेट प्लेट। एज ऑफ द गसेट प्लेट और फेस के बीच में हम मान के चलते हैं जब क्या होगा, कॉलम हमारा गसेट प्लेट पे सपोर्टेड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वन वे शेयर के केस में क्या है। अभी हमने बेंडिंग मोमेंट केस में बात कर लिया, अब हम बात करते हैं किसके केस में, अब हम बात करते हैं वन वे शेयर के केस में। वन वे शेयर के केस में क्या है कि अगर वन वे शेयर होगा तो क्रिटिकल सेक्शन फेस से डी डिस्टेंस दूर होगा। अगर टू वे शेयर या पंचिंग शेयर होगा तो क्रिटिकल सेक्शन हमारा क्या होगा, d/2 डिस्टेंस क्या होगा, दूर होगा। अब यहाँ पे आप पूछेंगे d क्या होता है, d जो होता है वो इफेक्टिव डेप्थ होता है। ये ओवरऑल डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ का मतलब सेंटर से हम लेंगे वो डेप्थ जो होगी उतनी ही दूर आपको लेना पड़ेगा। हमने कैसे याद किया कि अगर 1 है तो सिर्फ d होगा, अगर 2 है इसका मतलब d/2 होगा। बस इस तरीके से हमने याद किया है, ठीक है। उसके बाद आता है आइसोलेटेड फुटिंग की डिज़ाइनिंग हम लोग देखते हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग से इतने क्वेश्चन नहीं आते। एक बार स्टेप्स में हम लोग ज़रूर बात करेंगे कि यहाँ पे जैसे पहला स्टेप है लोड कैलकुलेशन का। अब यहाँ पे एक्सियल लोड जो उस कॉलम पे आ रहा होगा, समझ लो P है, तो यहाँ पे सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग हम कितना मान के चलते हैं, वो 10% लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक्सियल लोड जो कॉलम पे आ रहा है उसका 10% अगर कर लेंगे तो हमारा सेल्फ वेट हो जाएगा फुटिंग का। उसके बाद कुछ यहाँ पे भी नीचे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ रिकमेंडेड टू कंसिडर सर्विसेबल लोड फॉर द डिज़ाइन ऑफ फुटिंग टू सस्टेन द डिज़ाइन लोड। जो भी डिज़ाइन लोड है उसको सस्टेन करने के लिए जब हम डिज़ाइन करते हैं फुटिंग का तो उस केस में सर्विसेबल लोड को कंसिडर करते हैं। अगर हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं फुटिंग का तब भी हम सर्विसेबल या वर्किंग लोड लेके चलते हैं, बट अगर हम डेप्थ या थिकनेस ऑफ द फुटिंग निकाल रहे हैं तो उस केस में अल्टीमेट लोड लेके चलते हैं। ये आपको एरिया का फॉर्मूला दे रखा है कि वर्किंग लोड डिवाइड बाई शेप बियरिंग सॉइल से हम लोग निकाल लेंगे एरिया जो भी यहाँ पे आएगा। उसके बाद आ जाता है स्टेप 2 जिसमें हम लोग अपवर्ड सॉइल प्रेशर निकालते हैं। अगर सिर्फ एक्सियल लोड है तो सिर्फ आपका लोड डिवाइड बाई एरिया हो जाएगा तो प्रेशर निकल जाएगा। बट अगर क्या है कि एक्सियल लोड के साथ में बेंडिंग मोमेंट है तो उस केस में क्या होगा कि हमारा लोड डिवाइड बाई एरिया प्लस m/i × y ये क्या हो जाएगा, इसको भी इंक्लूड कर लेंगे और यहाँ पे प्रेशर निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेप 3 आ जाता है। स्टेप 3 में क्या है, थिकनेस और डेप्थ ऑफ द फुटिंग निकालना है। तो ये 3 चीज़ का मैक्सिमम होता है, चाहे बेंडिंग मोमेंट आप निकालना होगा, वन वे शेयर, टू वे या पंचिंग शेयर, जो भी इसमें मैक्सिमम होगा वो हम लेके चलेंगे थिकनेस ऑफ फुटिंग के लिए, ठीक है। अब थिकनेस ऑफ फुटिंग बेंडिंग मोमेंट के बेसिस पे निकाल सकते हैं, वन वे शेयर, टू वे शेयर पे निकाल सकते हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए जैसे हम बात करते हैं अगर एक्स डायरेक्शन में आपको निकालना है, यहाँ पे देखिए ये फिगर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये आपका कॉलम हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दे रखा है नीचे, ठीक है। ये विड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया, ठीक है। उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या होता है, ये फॉर्मूला निकल के आता है। फॉर्मूला क्या, अगर एक्स डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट एक्स डायरेक्शन में क्या निकल के आता है, Q जो अल्टीमेट आपका क्या है प्रेशर है और इंटू L, ये प्रेशर इंटू लेंथ कर देंगे तो हमारा लोड आ जाएगा।
इंटू क्या करेंगे बी माइनस बी, कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8। अब स्मॉल बी कैपिटल बी क्या है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैपिटल बी तो ये होता है पूरी विथ, और जो कॉलम की विथ होगी वो स्मॉल बी होता है, बस यही चीज़ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एज इट इज़ याद कर लीजिए, कम पूछता है लेकिन पूछ भी सकता है। तो क्यू यू इंटू एल बी माइनस बी द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8, ये होता है बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला। हम देखो इसको कैसे याद किए हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब यूडीएल लोड लगता है तो उस केस में बेंडिंग मोमेंट क्या निकल के आता है, उस बेसिस पे हमने याद किया है। जब यूडीएल लोड लगता है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 निकल के आता है, उसी बेसिस पे हमने इस फॉर्मूले को याद कर लिया है कि क्यू यू इंटू एल हो जाएगा लोड, और बी माइनस बी का ओ स्क्वायर लिखा है, जैसे यहाँ पे एल स्क्वायर है उस बेसिस पे, और डिवाइड बाई 8 है, तो इस बेसिस पे हमने याद कर ली। ये याद करने का तरीका कोई एज इट इज़ होता नहीं है, बस हमने याद करने का तरीका बना रखा है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। एक्स और वाई में जो भी मैक्सिमम होगा वो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद वन वे शेयर के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, टू वे शेयर के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसका, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे हम लोग करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, यहाँ पे देखिए परमिसिबल पंचिंग शियर स्ट्रेस ऑफ फॉर फुटिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दो जो फॉर्मूलेज हैं कि जो पंचिंग शियर स्ट्रेस है एलएसएम में कितना होता है 0.25 अंडर रूट एफ सी के, कितना 0.25 अंडर रूट एफ सी के एलएसएम में होता है, डब्ल्यूएसएम में 0.16 अंडर रूट एफ सी के होता है। क्या है, पंचिंग शियर स्ट्रेस। ये दो फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट जो आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिर 7 पार्ट आ जाता है जिसमें एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। एरिया कैलकुलेट करने के बाद पार्ट 7 हो गया। पार्ट 8 आ जाता है जिसमें हम डिटेलिंग करते हैं रेनफोर्समेंट की, किस हिसाब से इसमें रेनफोर्समेंट यहाँ पे इंक्लूड होंगे, ये सारी चीज़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये फुटिंग डिज़ाइनिंग हमारा कंप्लीट हो जाता है। जो मेन इंपॉर्टेंट बताया बस उतना ही पढ़ना है, डिज़ाइनिंग में ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा फुटिंग डिज़ाइनिंग तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कुछ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये आ जाता है डॉवेल बार के बारे में, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आप देख लीजिए, पूछा भी जाता है क्वेश्चन। क्या है डॉवेल बार, क्या होती हैं? डोवेल बार आर यूज टू ट्रांसफ़र द लोड कमिंग फ्रॉम द कॉलम टू फुटिंग, जो कॉलम से फुटिंग में जो लोड आता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए क्या हम डोवेल बार्स का यूज़ करते हैं। अब डोवेल बार्स के कुछ IS कोडल प्रोविजंस पे लिखे, ये देखिए डोवेल बार्स। यहाँ पे क्या है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल जो बार होती है जो हम कॉलम में प्रोवाइड करते हैं उसको ही हम क्या करते हैं थोड़ा सा बढ़ा के फुटिंग में भी ले जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं डोवेल बार्स कहते हैं। इसके बेसिस पे IS कोड ने क्या कहा है कि जो भी ग्रॉस एरिया है सपोर्टिंग सिस्टम, जो कॉलम का ग्रॉस एरिया है उसका 0.5% हम लॉन्गिट्यूडनल बार को हम क्या करते हैं डॉवेल बार के रूप में लेते हैं। मिनिमम कितना 4 बार्स तो हमको इंक्लूड करनी ही पड़ती है डॉवेल बार के रूप में। और यहाँ पे डॉवेल बार का जो डाया है वो कितना होना चाहिए, जो हमने ये लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड की है इसमें 3 mm और बढ़ा देंगे उतना ही डाया क्या होगा डॉवेल बार का यहाँ पे माना जाएगा। मान लो लॉन्ग बार का डाया 12 mm है, तो डॉवेल बार का 12 क्या हो जाएगा, डाया क्या हो जाएगा 12 + 3 तो कितना 15 mm हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हो गया। तो वहाँ पे हमने पीछे परमिसिबल पंचिंग शियर स्ट्रेस पढ़ा था जो कि 0.25 अंडर रूट एफ सी के था LSM के लिए, 0.16 अंडर रूट एफ सी के था WSM के लिए। यहाँ पे आ जाता है परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस कितना होना चाहिए फुटिंग में, ये भी पूछा जाता है। 5 स्टार लिखा हुआ मीन्स SSC JEE में पूछा जा चुका है कि बियरिंग स्ट्रेस अगर WSM में निकालेंगे तो 0.25 FCK हो जाएगा, बियरिंग स्ट्रेस अगर हम निकालेंगे LSM में तो 0.45 FCK हो जाएगा। ये 2 फॉर्मूलेज हो गए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बीम डिज़ाइनिंग WSM से। देखिए जो हमारा जो स्टोर है वहाँ पे हमने जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे मैं बात करता हूँ बिल्डिंग मटेरियल, सर्वे, एस्टिमेशन, ठीक है, उसके बाद सॉइल, इन सब के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो हमारे स्टोर पे अपलोडेड है, उसको आप क्या कर सकते हैं परचेज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं बीम डिज़ाइनिंग WSM से, जिसमें सबसे पहले एजम्पशंस आ जाता है कि बीम डिज़ाइनिंग में जो LSM होता है, WSM जो मेथड है, LSM हम लोग फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, ये WSM है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एजम्पशन है वो क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है वो लीनियर होता है। यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होगा, यहाँ पे लीनियरली चलता है। ठीक है, दोनों चीज़। उसके बाद यहाँ बात करते हैं डिज़ाइन किस पे होता है, मॉड्यूलर रेशियो पे हम लोग क्या करते हैं डिज़ाइन करते हैं, इस पे बेस्ड होता है। ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ES/EC। व्हाट इज़ ES? ES होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ
स्टील एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो होता है। शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो M=ES डिवाइड बाई EC। अकॉर्डिंग टू अगर WSM बात करें लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो की, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो कितना होता है, 280/3 सिग्मा CBC होता है। M=280/3 सिग्मा CBC, ये लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो है। ऊपर ES/EC क्या है, शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो है, ठीक है। सिग्मा CBC क्या होता है, ये परमिसिबल स्ट्रेस होता है कंक्रीट में। कहाँ पे, कंप्रेशन में जो परमिसिबल स्ट्रेस है कंक्रीट में, उसे हम सिग्मा CBC कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट हम बात करते हैं और हमको क्या पढ़ना है, तो तीसरे में आ जाता है यहाँ पे, ये देखिए ये क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या है, ये 456/2000 के बेसिस पे है। जो लेटेस्ट वाला कोड है 456/2000, उसके बेसिस पे EC जो होता है वो 5000 के 5000 होता है। कब, जब शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो की हम बात करते हैं, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं, और यहाँ पे क्रीप हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। क्रीप कंसिडर नहीं किया गया है और शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है। उस केस में EC क्या होता है, 5000 होता है, ठीक है। अगर हम क्रीप कंसिडर कर लेंगे तो यही चीज़ जो 5000 थी, उसमें ही हम डिवाइड करके 1+θ लिख देते हैं जब हम क्रीप कंसिडर कर लेते हैं। एक और फॉर्मूला होता है कि जब हम पुराना IS कोड की बात करते हैं 456/1978, उसमें क्या था कि बेसिकली हम लोग 5700 लेते थे, लेकिन हमें न्यू वाला ही याद करना है, 5000 वाला ही याद करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर क्रीप कंसिडर कर लेते हैं तो क्या होता है, क्रीप पहले होता क्या, आपको ये याद रखना है कि कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट लोडिंग इज कॉल्ड क्रीप। मीन्स हमने क्या किया, एक कांस्टेंट लोड लगा के रखा है लॉन्ग टाइम तक, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होता है उसे हम क्रीप कह देते हैं। क्रीप एक टाइम डिपेंडेंट फैक्टर होता है। कैसे होता है अभी आप देखेंगे, जैसे जैसे एज क्या होती बढ़ती जाती, क्रीप जो कोएफिशिएंट है वो घटता जाता है। यहाँ पे देखिए कि एज ऑफ लोडिंग यहाँ पे दे रखी है, ये क्रीप कोएफिशिएंट है। एज ऑफ लोडिंग अगर 7 डेज़ है, 28 डेज़ है और 1 ईयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रीप कोएफिशिएंट 2.2, 1.6, 1.1। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है यहाँ पे क्रीप कोएफिशिएंट घट रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे स्टार लगे हुए हैं। डेड लोड क्या होता है, जब डेड लोड होता है तो परमानेंट स्ट्रेन आता है, और लाइव लोड होता है तो टेम्परेरी स्ट्रेन होता है। जो क्रीप होता है हमेशा डेड लोड की वजह से देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए क्रीप कोएफिशिएंट क्या होता है, क्रीप कोएफिशिएंट होता है क्रीप स्ट्रेन डिवाइड बाई इलास्टिक स्ट्रेन। क्रीप स्ट्रेन डिवाइड बाई इलास्टिक स्ट्रेन के रेशियो को क्रीप कोएफिशिएंट कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, क्रीप जो स्ट्रेन है मीन्स कितना डिफॉर्मेशन आया वो स्ट्रेन, और क्रीप रिकवरी कितना हमने क्रीप से रिकवर कर लिया। हमेशा याद रखना, जो भी डिफॉर्मेशन आएगा उससे हम कम ही रिकवर कर पाएंगे। क्रीप रिकवरी क्या होता है, आफ्टर अनलोडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, जब हम स्ट्रक्चर से लोडिंग हटा लेते हैं तो जो भी रिडक्शन होता है स्ट्रेन में उसे हम क्या कहते हैं, क्रीप रिकवरी कहते हैं। ठीक है, तो हमने बात कर लिया जब क्रीप कंसिडर करेंगे तब इसी क्या होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कंक्रीट। ये चीज़ें ये आपको जब क्रीप कंसिडर किया जाएगा तब 1+θ आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। लॉन्ग टर्म में हमने बात कर ली। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैसे निकालोगे, जो शॉर्ट टर्म वाला है उसमें 1+θ का डिवाइड कर दोगे, वही लॉन्ग टर्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म का मतलब जब आप क्रीप कंसिडर कर चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको एडिशनल पॉइंट्स को यहाँ पे नोट कर रखा है कि क्रीप इंक्रीज़ करेगा कब, जब सीमेंट कंटेंट आप बढ़ा देंगे तब क्रीप यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। वाटर रेशियो बढ़ाएंगे तब क्रीप इंक्रीज़ होगा। एग्रीगेट कंटेंट अगर कम कर देंगे तो क्रीप यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। एयर इंट्रेनमेंट अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो क्रीप इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्रीप इंक्रीज़ होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज़ करेंगे तो क्रीप इंक्रीज़ होगा। साइज एंड थिकनेस ऑफ द मेंबर को डिक्रीज़ करेंगे तो क्रीप इंक्रीज़ होगा। लोडिंग अक्कर्स करेंगे अर्ली एज पे, अगर लोडिंग लग जाती है, जब कोई स्ट्रक्चर हमने बनाया उस पर तुरंत हमने लोडिंग लगा दिया तब भी क्रीप आपको बढ़ने के चांस है। और लोडिंग सस्टेन ओवर लॉन्ग टाइम, अगर लॉन्ग टाइम भी लोडिंग लगी हुई है तब भी क्रीप यहाँ क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ द फुटिंग दे रखा है, जो कि आरसीसी में कितना लेते हैं, एग्रीगेट मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना लेते हैं आरसीसी में, तो 20 mm लेते हैं। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि नॉर्मल कंडीशन, हमने पहले भी इस ये जो टेबल है हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीसीसी में नॉर्मल कंडीशन में
हम लोग M15 यूज़ कर सकते हैं। RCC में नॉर्मल कंडीशन में M20 यूज़ करते हैं। सी वाटर कंडीशन PCC में M20 यूज़ करते हैं, RCC में M30 यूज़ करते हैं। तो 15, 20 और 20, 30 इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। 15, 20 नॉर्मल कंडीशन में, 20, 30 सी वाटर कंडीशन में। आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ग्राफ है कंक्रीट का WSM में। ये कंक्रीट का ग्राफ WSM में होता है, सीधे ये पे लीनियर काम करता है। वहाँ पे जब हमने LSM में बात किया था तो उसमें कैसे था, 0.002 तक हम लीनियर चलते थे मतलब पैराबोलिक चलते थे 0.002 तक स्ट्रेन तक। उसके बाद 0.002 से लेकर 0.0035 तक हम क्या करते थे, रेक्टेंगुलर चलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लीनियर चलते हैं। उसके बाद ये आ जाता है ग्रेड के बेसिस पे सिग्मा CBC क्या होता है, M क्या होता है, सिग्मा CC क्या होता है। सिग्मा CBC होता है कंप्रेसिव स्ट्रेन इन बेंडिंग में, और यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेन किस में, कॉलम में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ग्रेड कितना है, M15, M20, M25, M30, M35, M40। उसके बेसिस पे सिग्मा CBC निकालना है, M निकालना है, मॉडुलर रेशियो निकालना है और सिग्मा CC निकालना है। देखिए एक शॉर्टकट तरीका ये है कि FCK को हम क्या करेंगे, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सिग्मा CBC मिल जाएगा। अब ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ये वेंडिंग कंडीशन में हम 3 लेते हैं, और अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट जब कंप्रेशन आता है कॉलम के केस में तो इसको हम 4 ले लेते हैं। तो अगर FCK देखिए, जैसे यहाँ पे 15 FCK है, तो 15 को अगर 3 से आप डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, तो 5 यहाँ पे आ गया सिग्मा CBC। ऐसे ही अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, अप्रॉक्स आप देखेंगे कि 4 चौक 16 के अप्रॉक्स 15 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, जैसे यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 होता है। और उसके बाद फिर से इसको देखेंगे, जैसे 3 6 जा 18 हो गया, 0.36 जा 18 फिर हो जाएगा तो 6.66 आएगा। तो नियर अबाउट इसको आप 7 ले सकते हैं, और इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो भी सिग्मा CBC है वो जो FCK है उसको 3 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं अप्रॉक्स आंसर, और जो अगर हम डायरेक्ट कंप्रेशन में बात करेंगे कॉलम में तो इसको 4 से डिवाइड करके FCK को निकाल सकते हैं। अब ये M कैसे आया, अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CBC, तो वो फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फॉर्मूला हमने बताया था कि M = 280/3 सिग्मा CBC जो होता है, उस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, M निकाल लेंगे। क्योंकि सिग्मा CBC हमको ऐसे पता चल जाएगा, FCK डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी करके उसको यहाँ पुट करेंगे और M की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये तरीका क्या हो गया, ये टेबल याद करने का। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये वाली जो टेबल है, हम इसको अभी थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट जो टेबल्स है उसमें हम लोग इस टेबल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं, WSM में कितना लेना पड़ता है, कंक्रीट में 3 लेना पड़ता है, बेंडिंग में, और 4 लेना पड़ता है डायरेक्ट कंप्रेशन में। स्टील में 1.78 से लेकर 1.80 लेते हैं। अगर हम LSM में बात करते हैं तो कंक्रीट में 1.5 होता है, और अगर हम बात करें स्टील में तो 1.15 होता है। बट WSM में 3 या 4 लेते हैं कंक्रीट में, और स्टील में लेते हैं 1.78 से 1.80। उसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पे आ जाता है सिंगली रेनफोर्स बीम। सिंगली रेनफोर्स बीम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दिस बीम रेनफोर्समेंट जो होता है एक ही साइड में प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन में। यहाँ पे लोकस जो सेंट्रोइडल एक्सिस का होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे देखिए कि न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम इज फाइंड आउट बाय इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द बोथ साइड ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के दोनों साइड का एरिया जब हम इक्वल कर देते हैं तो अब हम क्या करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये क्या देख रखा है, ये आपका फिगर दे रखा है, यही आपको दिमाग पे फिट करना है। जैसे ये आपके बीम हो गई, ये बी हो गया, डी हो गया, स्मॉल डी हो गया, डी नोट हो गया, इफेक्टिव कवर। ठीक है, इसमें यहाँ से ले लेंगे तो एक क्लियर कवर हो जाएगा। ये एस टी हो गया जो टेंशन साइन में प्रोवाइडेड है, ये स्ट्रेन हो गया जो कि लीनियरली बिहेव करता है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेस हो गया, ये भी लीनियरली आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये क्या है, लीनियरली हमने बना के रखा है। ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ये टेंशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये XA/3 पे क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स लगता है। XA/3 पर ये कंप्रेसिव फोर्स लगता है, और यहाँ से लेकर नीचे तक बात करें तो लीवर आर्म होता है। ठीक है, लीवर आर्म ये पूरा कितना है, D है, तो इसमें से XA/3 माइनस कर दोगे तो D - XA/3 को हम क्या कह देते हैं, लीवर आर्म कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली कि जो भी स्टील होता है उसको हम इक्विवेलेंट कंक्रीट में कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे ये स्टील है, AST है, इसको हमने इक्विवेलेंट कंक्रीट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, मॉडुलर रेशियो का मल्टीप्लाई कर दिया। तो M अगर डॉट AST
m को मल्टीप्लाई कर देंगे AST में, तो ये क्या होगा, स्टील की जगह क्या हो जाएगा, कंक्रीट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बेसिस पे हम यहाँ पे निकला रहे, जैसे स्टील को इक्विवेलेंट कंक्रीट में चेंज किया गया है, स्टील को MAST करके कंक्रीट में चेंज कर लिया गया। अब न्यूट्रल एक्सिस की बात करते हैं, फॉर्मूले की कैसे आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या मैंने पहले बताया कि मोमेंट ऑफ एरिया आपको निकालना होगा। वहाँ पे क्या करते हैं, कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स को बराबर करते हैं। यहाँ पे मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द कंक्रीट एंड मोमेंट एरिया ऑफ द स्टील को हम लोग बराबर करते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये आपका क्या है, मोमेंट ऑफ एरिया का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ एरिया का मतलब होता है कि एरिया इंटू डिस्टेंस। तो एरिया देखिए B.XA, ये देखिए ये B हो गया, ये XA हो गया, तो B.XA एरिया हो गया और इंटू क्या होगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना लेंगे, आधा डिस्टेंस लेंगे न्यूट्रल एक्सिस से। तो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा XA है तो ये XA/2 ले लेंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है B.XA इंटू XA/2 इंटू क्या होगा, मोमेंट एरिया ऑफ द स्टील निकालेंगे M.AST.D-XA। तो फॉर्मूला कंप्लीट क्या हो जाता है, B.XA इंटू XA/2 इज इक्वल टू M.AST ब्रैकेट में D-XA। ये क्या होता है आपका न्यूट्रल एक्सिस मतलब निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये जो स्ट्रेन वाला जो फिगर है ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसके बेसिस पे क्या करेंगे, जो हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो निकाल लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, M.σCBC डिवाइड बाई M.σCBC प्लस सिग्मा ST इंटू D। ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है एक बार फिर से देखेंगे, M.σCBC डिवाइड बाई M.σCBC प्लस सिग्मा ST और ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे D आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब बेसिकली यहाँ पे एक फॉर्मूला ये जो पूछा जा चुका है एग्ज़ाम्स में, PYQ जो पेपर्स होते हैं वहाँ पे पूछा जा चुका है PYQ में कि 280 डिवाइड बाई 280 प्लस सिग्मा ST। यहाँ पे पूछा ये गया था कि जो K होता है, K क्या होता है, क्रिटिकल जो डेप्थ होती है उसका फैक्टर होता है या कोएफिशिएंट कह सकते हैं, जो K वो किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सिर्फ सिग्मा ST पे डिपेंड करता है, जिस जो ये फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है कि 280 डिवाइड बाई 280 प्लस 3 सिग्मा ST। तो सिर्फ सिग्मा ST पे ही K की वैल्यू डिपेंड करती है। यही चीज़ पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो सिग्मा C कितना हो जाएगा, क्रिटिकल KD हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद स्टेप थर्ड में क्या होता है कि हमने जब XA निकाल लिया फिर हम इसको कंपेयर करते हैं। तो बैलेंस सेक्शन के लिए क्या होता है, XA बराबर XC होना चाहिए, TA बराबर सिग्मा ST होना चाहिए। TA क्या है, सिग्मा ST, जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए जो कंप्रेशन में होता है वो सिग्मा CBC और CA होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि TA आपका सिग्मा ST के बराबर होगा और CA सिग्मा CBC के बराबर होगा। अंडर में क्या होगा, सारी चीज़ें कम होगी, XA XC से कम होगा, TA सिग्मा ST के बराबर होगा, क्योंकि अंडर रेनफोर्समेंट में क्या होता है, स्टील हमारा सबसे पहले परमिसिबल लिमिट पे जाता है, इसलिए TA सिग्मा ST के बराबर हो जाता है। बट कंक्रीट पीछे रहता है, इसलिए CA हमारा सिग्मा CBC से कम होता है। ओवर में क्या होगा, XA जो होता है XC से ज़्यादा हो जाता है और स्टील पीछे रहता है, कंक्रीट पहुंच जाता है, इसलिए कंक्रीट को इक्वल कर देते हैं और TA को पीछे रखते हैं। उसके बाद हमको निकालना होता है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ये कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू लीवर आर्म। फोर्स यहाँ पे देख लेते हैं कि मोमेंट अगर टेंशन में निकालना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, सिग्मा ST इंटू AST। ये क्या है, फोर्स है, फोर्स मतलब स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स हो जाएगा, इंटू लीवर आर्म क्या, D-XA/3। अगर हम बात करेंगे मोमेंट कंप्रेशन में तो ये क्या होगा, हाफ B.XA इंटू सिग्मा CBC D-XA/3। ये हम कर लेंगे, ठीक है। इतना चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। इसको मैंने कैसे याद किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको एक चीज़ पता है क्या, कि फोर्स इंटू लीवर आर्म होता है, ये होता है फोर्स का मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब ये देखिए सिग्मा CBC स्ट्रेस है और इंटू एरिया, इसको क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। तो हमने याद किया, जैसे वहाँ पे हमने किस तरह याद LSM में याद किया था 0.36 FCK B.XA, ये हमने याद किया था LSM में। उसके बाद हमारा लीवर आर्म था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं B.XA तो सेम है, B.XA 0.36 FCK जगह पे क्या आ गया है, सिग्मा CBC और आधा आ गया है। तो सिग्मा CBC डिवाइड बाई 2 ये हम 0.36 FCK की जगह पे रख देंगे, बाकी B.XA तो वही रहेगा और लीवर आर्म इसमें D-XA/3 होता है। इस तरीके से हमने चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके आप भी इसको याद कर सकते हैं। तो टेंशन में सिग्मा ST इंटू AST D-XA/3, और अगर हम बात करेंगे कंप्रेशन में तो हाफ B.XA सिग्मा CBC D-XA/3 कंप्रेशन में होता है मोमेंट का फॉर्मूला।
ये चीज़ें हो गई। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन में आपको क्या है, आपको समझ में आना चाहिए कि डिज़ाइन में कंप्रेशन फोर्स आपने बता दिया कि हाफ बी डॉट एक्स ए इंटू सी ए हो जाएगा और टेंशन फोर्स ये हो गया। उसके बाद मोमेंट निकालना हमने बता दिया कि टेंशन साइड में कैसे आपको मोमेंट निकालना होगा और कंप्रेशन में कैसे निकालना होगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखिए, अगर हम अंडर एनफोर्समेंट कंडीशन की बात करेंगे तो उसको टेंशन साइड से हमको कैलकुलेट करते हैं, बट अगर हम ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्रेशन साइड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोमेंट को। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप WSM में मोमेंट निकालना चाहते हैं अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन में, तो अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन में टेंशन साइड का मोमेंट यूज़ करके हम निकालते हैं, और अगर ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन में मोमेंट निकालना है तो कंप्रेशन साइड वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ये डिज़ाइनिंग होती है। यहाँ पे एक चीज़ जो M=QBD² आता है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं कि हाफ सिग्मा CBC.KJ.BD² ये होता है। तो हाफ सिग्मा CBC.KJ जो होता है वो क्या होता है, Q होता है, और BD² अलग से हो गया। ये चीज़ होगी जिसमें जो K होता है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट होता है, और जो J होता है वो लीवर आर्म कोफिशिएंट होता है। J क्या होता है, 1 - K/3 होता है। वहाँ पे आपने भी लेसन में भी पढ़ा रखा था दे, और यहाँ पे भी J आ जाता है, तो 1 - K/3 जो कि लीवर आर्म कोफिशिएंट होता है। ये QBD² आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारा टेंशन साइड के फॉर्मूले से हम लोग AST निकालते हैं, जो कि MR/σST.JD हो जाता है। इसमें क्या है, हाफ सिग्मा CBC.KJ होता है, यहाँ पे सिग्मा ST.JD होता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं फॉर्मूले को। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो ये चीज़ें क्या होगी, सिंगली रेनफोर्स बीम का डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। डिज़ाइनिंग से ज़्यादा कुछ नहीं आता, बस आपको फॉर्मूलेज यहाँ पे याद होनी चाहिए बस, और एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि किस हिसाब से क्या क्या स्टेप फॉलो करके हम डिज़ाइन करते हैं बस। नेक्स्ट हम लोग डब्ली में आ जाते हैं। डब्ली में क्या हम लोग को पढ़ना होता है, बस इतना समझना होता है कि डब्ली हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं। डब्ली तब प्रेफर किया जाता है जब डिज़ाइन मोमेंट क्या होता है, बैलेंस मोमेंट से ज़्यादा हो जाता है, और बी और डी हमारा रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो ये LSM में और WSM में कंडीशन सेम ही रहती है। ठीक है, यहाँ पे जब बी डिज़ाइन मोमेंट ज़्यादा हो गया, बैलेंस है, तो हम लोग डबली रेनफोर्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इसमें सेक्शन क्या होता है, ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन देखने को मिलता है जब भी डिज़ाइन मोमेंट ज़्यादा होता है, और यहाँ पे ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन को हम डिज़ाइन नहीं करते IS कोड के अकॉर्डिंग। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बीम को डबली रेनफोर्समेंट की तरह हम डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, डबली रेनफोर्समेंट बीम का एनालिसिस आप देख सकते हैं। हम पहले ही बता दिया कि जो भी स्टील होते हैं उसको हम इक्विवेलेंट कंक्रीट में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो टेंशन जो स्टील है उसको हमने M.AST करके कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया, और जो कंप्रेशन की जो स्टील होती है उसको हम क्या करते हैं, 1.5 M.ASC करके इसको कैलकुलेट कर देते हैं इक्विवेलेंट कंक्रीट में। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला XC तो वैसे ही निकलेगा, M.σCBC / M.σCBC प्लस सिग्मा ST और .D। ये आपका ASC मतलब XC निकल जाएगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। XA निकालना है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, वो कैसे निकलेगा, B.XA.XA/2, ये तो पहले ही था। ये हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ पे ऐड और माइनस किया जाता है। तो अगर ASC जो हमने एक्स्ट्रा जो कंप्रेशन में स्टील प्रोवाइड की है डबली में, उसके बेसिस पे ये जो चीज़ें होती है यहाँ पे इंक्लूड होती है। डेढ़ टाइम M.ASC इंटू XA - DC ये इंक्लूड किया जाता है, और जो यहाँ से कंक्रीट गायब हुआ है उसको माइनस करते हैं। तो ASC XA - DC इसको डिडक्ट करेंगे कंक्रीट की वजह से, बराबर M.AST D - XA इसके बराबर कर देंगे। तो हमारा ये क्या होता है, XA का फॉर्मूला यहाँ से देखने को मिल जाता है। क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे कंप्रेशन में स्टील डालते हैं डबली में, और वहाँ पे जो कंक्रीट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो स्टील जब डालते हैं तो उसके बेसिस पे ये इंक्लूड होता है फैक्टर, और जो कंक्रीट बाहर निकालते हैं उसकी वजह से ये फैक्टर माइनस किया जाता है। तो डेढ़ टाइम्स MASC XA - DC ऐड किया गया है, और ASC XA - DC को निकाला गया है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। उसके बाद कंपेयर करेंगे कौन सा अंडर है, कौन सा ओवर है, कौन सा बैलेंस है, ये देख लेंगे। उसके बाद मोमेंट निकालेंगे, कंप्रेशन साइड का मोमेंट देख लेंगे, और टेंशन साइड का भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी फॉर्मूलेज में। ठीक है, वैसे इतना जो कंपैरिजन का जो फॉर्मूला है, इतने लंबे लंबे फॉर्मूले कभी WSM में पूछे नहीं गए हैं आज तक, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है WSM। ठीक है, इसके कुछ जो छोटे फॉर्मूलेज हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बड़ा मोमेंट के ये सब फॉर्मूलेज होते हैं ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, WSM से जनरली कंप्लीट हो जाता है।
ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, AST का फॉर्मूला भी यहाँ पे पूछा जाता है डब्ली में, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखने वाली बातें हो जाती हैं कि जैसे हम AST 1 निकाल लेंगे, मीन्स जो टेंशन में स्टील हमने प्रोवाइड कर रखी सबसे पहले जब सिंगली डिज़ाइन कर रहे थे उस समय जब हमने स्टील प्रोवाइड किया था, उसी स्टील का AST 1 निकलता है, बेंडिंग मोमेंट बैलेंस होता है, उसके बाद सिग्मा ST डॉट JD हो जाता है। लेकिन जब हम डब्ली डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम स्टील टेंशन में पहले से थी, उसके बाद डब्ली डिज़ाइन किए तो फिर से हमने डब्ली में मतलब नीचे भी डाला टेंशन साइड में और कंप्रेशन साइड में, दोनों साइड में स्टील डालते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा स्टील कुछ एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट की वजह से स्टील हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो AST 2 भी निकालना पड़ता है टेंशन साइड से, तो बेंडिंग मोमेंट एक्स्ट्रा डिवाइड बाय सिग्मा ST D माइनस DC हो जाता है, और ASC जो कंप्रेशन साइड में उसका एरिया निकालना पड़ता है, तो बेंडिंग मोमेंट एक्स्ट्रा C डैश डेढ़ M-1 D माइनस DC, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट आपका जो WSM से डिज़ाइनिंग बीम WSM का है डिज़ाइनिंग बीम डिज़ाइनिंग, वो कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है, हम लोग यहीं तक के वीडियो को रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने फुटिंग बात कर ली, WSM से बीम डिज़ाइनिंग को देख लिया। आपको जो छोटे टॉपिक है जैसे वाटर टैंक हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गई, और एक PSC का टॉपिक आता है। PSC वैसे इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, जो प्रीस्ट्रस कंक्रीट है वो पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम लोग छोटे मोटे पॉइंट्स उसके देखेंगे ज़रूर। तो ये 3 चीज़ें हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो टेबल्स है वो भी हम लोग देखेंगे, वो हम लोग पार्ट 5 में देखेंगे, जो कि कल आएगा, वो उसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे। तो यहीं तक वीडियो को रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। और हमारे स्टोर से अगर आपको कुछ परचेज़ करना तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके सभी का लिंक जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे क्या होता है रेगुलर जो अपडेट्स होते हैं, क्लास कब होगी कब नहीं होगी, ये सारी चीज़ें मिलती है। कुछ भी अगर आपको PDFs की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको क्या मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, SSC JEE जो 2025 की जो लेटेस्ट जो PDF है IAS मास्टर की, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 5 में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइज़।